हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे कार्नोट हीट इंजन के बारे में और हमारी कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन क्या होता है? जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के अंदर। ठीक है, ये क्या एक आइडियल हीट इंजन है विच वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ अ प्रैक्टिकल हीट इंजन। ठीक है, और जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो अमंग ऑल द हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या वर्क होता है। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, कार्नोट साइकिल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। इसके 2 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, कार्नोट साइकिल होता है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर हम लेके चलते हैं सोर्स जिसका टेम्परेचर हम T1 रखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है सोर्स का T1। ओके, सिंक लेके चलते हैं। सिंक का कितना होता है? टेम्परेचर होता है T2 होता है। देखो, सोर्स और सिंक के अंदर आप डिफरेंस समझिए। सोर्स क्या होता है? सोर्स जैसे हमारे पास सन एक सोर्स है जिससे हम क्या लेते हैं? हीट लेते हैं। सन से हम क्या लेते हैं? हीट ले रहे हैं, वो एक तरह से सोर्स है। मतलब हम कितनी भी उसमें से हीट लेते रहेंगे, उसकी हीट कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक शाम नहीं होगी। मतलब एक तरह से हम मान के चलिए कि 1 घंटे के अंदर हम उसमें सफिशिएंट जितनी भी हमें हीट चाहिए हम बहुत ज़्यादा हीट उससे ले सकते हैं। तो सोर्स एक तरह से क्या है? जिसकी जो हीट होगी वो T1 रहेगा, जो उसका टेम्परेचर रहेगा इसका ना ख़त्म नहीं होता है। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है सोर्स में। अब जो सिंक होता है जिसमें क्या होता है? जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो हम कितना भी टेम्परेचर दे दें सिंक को, तो ये T2 ही इसका टेम्परेचर रहेगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज नहीं होगा। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो उसको इग्नोर करता जाएगा। ठीक है, तो सिंक क्या होगा? एक तरह से जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है वो समाई जा रही है। इसके अंदर भी ऐसे कितनी भी हीट आ जाए, इसके अंदर वो क्या कर लेगा? उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड के बारे में। जो इंसुलेटिंग स्टैंड होता है वो क्या होता है? इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब होता है कि जिसके अंदर से ना तो हीट अंदर आ सकती है ना ही हीट बाहर जा सकती है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स मान लिया, हमने ये बोला कि बॉक्स भाई ये इंसुलेटिंग बॉक्स है। ठीक है, क्या है ये? इंसुलेटिंग बॉक्स है। जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है ये एक इंसुलेटिंग बॉक्स है। तो इसके अंदर आप कितने भी हीट दीजिए, या इसके बाहर से मतलब अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा सकती और बाहर से अंदर कोई हीट नहीं जा सकती इसके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से इंसुलेटिंग बॉक्स हो जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड हो जाएगा। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हम अपनी जो भी हमें रखना है हम उसके सोर्स को, सिंक को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है सिलेंडर जो हम एज अ मतलब नॉर्मली हम जिसको यूज़ करेंगे वो हो जाएगा सिलेंडर। उसके बाद में आती है प्रोसेसेस कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारे कार्नोट इंजन के या कार्नोट साइकिल के अंदर यूज्ड होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो आपका सेकेंड लेक्चर है या थर्ड लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक मतलब 1-2 और थी, उन सब प्रोसेसेस के बारे में बताया था। तो उसी से रिलेटेड है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशंस क्या होती है। अब आइसो का मतलब क्या होता है और थर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब मैंने आपको बताया था। आइसो का मतलब आप क्या लेके चलोगे? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। आइसोथर्मल जिसके अंदर आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हमने आपको बताया था। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन कंप्रेशन का मतलब मैं आपको बताऊंगी। एक्सपेंशन मतलब होता है एक्सपेंड होना। कंप्रेस मतलब होता है उसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाना, वो कंप्रेस होना। अब जब वो हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का आपको पता हो गया चलेगा। ये होती है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एक्सपेंशन में कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, कंप्रेशन में उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब आप लोग ये समझिए। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा बना हुआ है जो कि हमारा पीवी डायग्राम है।
ठीक है, आज हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं कि थ्योरी में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम इसका जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले लेके चलते हैं हम सोर्स लेके चला भाई हमने, देखो हमने सोर्स लेके चला और इसके ऊपर हमने लिख दिया, और ये हमारा क्या है, पिस्टन है। क्या है हमारा, ये पिस्टन है। अब सोर्स की एनर्जी कितनी है, Q1 एनर्जी है सोर्स की। ठीक है, टेम्परेचर इसका क्या रहेगा, T1 टेम्परेचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास ये हमारा कितना है, हमारे पास ये सोर्स है और ये हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। हमें पता है हमारे सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T1 है। अब सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा जो ये सब्सटेंस हमने लिया है इसका टेम्परेचर भी क्या कर देगा, इसका टेम्परेचर भी ये राइज कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल देखते हैं साथ साथ में। देखो इसने लिखा द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स Q1 हीट। जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो एब्जॉर्ब करेगा Q1 हीट को फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी से, विच इज़ नोन एज द सोर्स, जिसको हम सोर्स बोल रहे हैं। हमने सोर्स के ऊपर रखी है ना हमारी बॉडी, एंड इज़ केप्ट एट अ हाई टेम्परेचर T1, और उसको किस पे ले जाएगा, टेम्परेचर T1 पे ले जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन इसने क्या बोली, इसने बोला अ पार्ट W ऑफ दिस हीट इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड द रिमेनिंग पार्ट Q2 ऑफ इट इज रिजेक्टेड टू अ बॉडी सिंक मेंटेन एट अ लो टेम्परेचर T2 such that the working substance return to its initial state at temperature T1 and is ready again to absorb the heat from the source. This process is said to be complete one cycle which consists of 4 operation in a sequence. ये सारी लाइन इसने लगातार बोली है। सेकेंड में देखिए हमने क्या किया, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स भी इंसुलेटिंग है बाहर से। अब देखो यहाँ पे देखो इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये साइड भी इसकी इंसुलेटेड हो जाएगी, तो ना तो हीट इसके अंदर जाएगी ना ही बाहर होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई भी क्या होगा, इफेक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ एज अ कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर क्या होगा, नो चेंज ऑफ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये क्या था, ये था आइसोथर्मल, कांस्टेंट था ना भाई टेम्परेचर इसमें। ये क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब देखो हमने इसको किसके ऊपर लिखा, हमने इसको रखा अपने सिंक के ऊपर। सिंक क्या होता है, सिंक के अंदर भाई कितना भी कुछ डाल दो, ये सब कुछ क्या करके रखता है, मतलब कितनी भी एनर्जी दे दो उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। सिंक की एनर्जी हम Q2 लेके चलेंगे, ये इसके ऊपर कंप्रेशन लगा रहा है इसके ऊपर। इसका टेम्परेचर कितना है, T2 टेम्परेचर हमने लेके चल रहा है। फिर इसको अगेन हमने किस पे लिखा, आइसोलेटेड स्टैंड के ऊपर रख रहा है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। बट ये क्या इंसुलेटेड स्टैंड है, तो यहाँ पे फिर से अगेन क्या हो रहा है, मतलब नो हीट का एक्सचेंज हो रहा है और प्रेशर भी लग रहा है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई, यहाँ पे दोनों जगह आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई और यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने सोर्स को रखा, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये। उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ बना रखा है। ए से बी में जा रहे हैं T1 का टेम्परेचर लेके, इसको P1 V1 लेके चल रहे हैं, इसको P2 V2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर अगेन जा रहे हैं सेकेंड प्रोसेस में। ये कौन सा बन रहा है हमारा, कौन सा था ये, एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। ठीक है, सी लेके चल रहे हैं, इसको P3 V3 लेके चल रहे हैं। फिर अगेन लेके चल रहे हैं इसको P4 V4 ले रहे हैं T2 में। ठीक है, फिर अगेन लेके चल रहे हैं ऐसे D2, ये हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप हमारे पास हमारा बन रहा है। ठीक है, जो ये डायग्राम है, जो हमने डायग्राम बना रखा है इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का या आइसोथर्मल कंप्रेशन का, अगर ये आपको आते हैं तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर जो वर्किंग का होगा जिसमें मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि डायग्राम कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखो एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। आउटपुट अपॉन में इनपुट लेके चलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, जैसे आपने कोई पेपर दिया 100 नंबर का,
तो क्या आपकी एफिशिएंसी है कि आपका 100 नंबर ही आ जाएंगे। मतलब वो आइडियल केस होगा कि किसी बच्चे के भाई 100 नंबर आ रहे हैं, आइडियल स्टूडेंट एक तरह से जो होगा, वरना किसी के 99 ही आते हो लेकिन कंप्लीट नहीं आ सकती। आपकी एफिशिएंसी बताता है कि आप कितने में से कितने मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, इनपुट आउटपुट, जितनी हमने इनपुट मिली हमें कितना आउटपुट मिलता है। हमने हीट दी Q1, हमें आउटपुट कितना मिला, हमारा वर्क डन, हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिर हम इसके केस में लेके चलते हैं तो Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2 सिंक के केस में। तो हमारी जो हीट एनर्जी है जो सोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है वो W प्लस Q2 के इक्वल होगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 माइनस Q2 हमारे पास हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी होगी Q1 माइनस Q2, और ये Q1 था एज इट इज़, तो 1 माइनस Q2 बाय में Q1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारी एफिशिएंसी का जो हमने डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसका कार्नोट इंजन का। सेकंड में हम इसकी डेरिवेशंस करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ बच्चों, टेलीग्राम पे मैंने PDF डाली है, किसकी, मैथ्स की भी डाल रखी है PDF। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो भी एक्सरसाइज देख रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर देख रहे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे आपको ढूंढने में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।